आज की कहानी ऐना की है, जिसे अपने माता-पिता ने लैब में बनाया था। तो वो भी इसलिए क्योंकि उसकी जो बड़ी बहन होती है, केट उसकी जान बचाने के लिए। तो कहानी शुरू होती है जहाँ हम ऐना को दिखाते हैं और केट को भी दिखाते हैं। इन लोगों का बहुत खुशहाल परिवार होता है। अचानक से हम बैक में जाते हैं, पास्ट में, और हमें ये दिखाया जाता है कि जो केट होती है उसको बहुत छोटी होती है वो, कम से कम 3 साल की होती है और उसको बेचारे को कैंसर होता है। तो जो जो ब्रायन होता है और वो लेस होती है, तो वो उसको जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं लेकर। तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी छोटी बच्ची को बहुत मतलब बीमारी है, तो आपको इसको सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये तो जो उसकी मदर होती है वो तो बहुत दुखी होती है कि मेरी इतनी छोटी सी बेटी है और छोटी सी बेटी को मेरे इतना ज़्यादा भी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन वो तो माँ होती है, तो डॉक्टर बोलते हैं, उन को बोलते हैं कि आप दोनों डॉक्टर, आप दोनों हम दोनों का जो कुछ भी आपको चाहिए, जैसा कि किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए या फिर बोन मैरो चाहिए या फिर जो कुछ भी चाहिए, मतलब कीमोथेरेपी के लिए जो कुछ भी आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने आपके सैंपल देखे हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि लेकिन आप दोनों का कुछ भी केट को मैच नहीं हो रहा है। तो वो बोलती है आप क्या करो, और केट का एक्चुअली जुड़वा भाई होता है, तो उसका भी सैंपल लेते हैं, लेकिन वो भी बोलते कि इसका भी कुछ भी केट से कुछ हुए तो ये ट्विन्स है, लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स है, ये कोई आइडेंटिकल सिमिलर ट्विन्स नहीं है। तो इसी वजह से इन दोनों का बॉडी भी एक एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है और इन दोनों का ब्लड ग्रुप भी अलग है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि लेकिन एक रास्ता है, किड तो अभी छोटे हैं, इसलिए आप दोनों भी यंग हो, तो हम एक ऐसे बच्चे को जन्म दें जो लैब में ग्रोन होता है पूरा का पूरा, बेसिकली जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो वैसा वाला। तो ये बोलते हैं कि हम ऐसा एक टेस्ट ट्यूब बेबी बनाएँगे जिसका काम सिर्फ़ किड के लिए होगा, जो किड के लिए मतलब उसकी जो जान होती है, जो पूरा बॉडी का जो इस्तेमाल होता है, वो किड को ही उसको हम समर्पित कर देंगे। तो ये दोनों भी राज़ी होते हैं। हम देखते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, वो करते हैं। तो फिर किड को बहुत जो कैंसर होता है, तो किड तो बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन जो ऐना होती है उसको और तकलीफ़ होता है। क्योंकि उसको तो बचपन से न जाने कितने सुइयाँ उसके बॉडी में चुभाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बोन मैरो निकालते हैं। तो वो 30 सबसे तंग आ चुकी होती है और वो एक लॉकेट होता है उसके गले में केट के नाम का, तो वो उसे जाकर लेकर बेचती है और एक जो लॉयर देखती है छोटा-सा, उतना नॉन प्रोफेशनल होता है, उतना हाई प्रोफाइल नहीं होता। क्योंकि वो लॉकेट में जो भी कुछ पैसा आता है वो लॉयर को बताती है, अपनी जो भी कुछ कंडीशन होती है, और वो लॉयर बोलते हैं लेकिन तुम तो भी छोटी बच्ची हो, मैं तुम्हारा केस कैसे लेऊँ? तो वो बोलती है हाँ, मैं छोटी बच्ची हूँ लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी दे दिखाती है और तो लॉयर बोलते हैं ठीक है, मैं आपका साथ दूँगा। तो इस सब में जो उसका जेक होता है, जेकब, तो जो इसका भाई होता है, जो केट का ट्विन्स होता है, वो भी उसके साथ ही रहता है। एक्चुअली ये पूरे फैमिली रहते हैं, लेकिन जो उसकी माँ होती है वो बहुत ऑब्सेस होती है केट की जान बचाने के लिए, और वो इस पूरे चक्कर में जो कुछ भी जो दोनों जो ऐना होती है और जेक होता है, तो उन दोनों को वो ध्यान ही नहीं देती। ब्रायन होता है, लेकिन ब्रायन को भी उतना लगाव नहीं होता इन दोनों बच्चों से, क्योंकि इन दोनों का ध्यान तो केट को ऊपर ऊपर होता है, क्योंकि वो उसे कैंसर होता है और उसको बचाने के लिए ये पूरे मतलब न जाने कितने 10 सा 15 सालों से अभी उसी चक्कर में पड़े हैं। लेकिन ऐना बोलती है मुझे मेरी ज़िंदगी भी जीनी है। तो इन दोनों में थोड़ा झगड़ा होता है, गुस्से में आकर जो केट की मॉम होती है वो ऐना को थप्पड़ मारती है, लेकिन वो केट बोलती है कि ऐना सच कर रही है, मुझे जाने दो, मुझे अभी जीना नहीं है, क्योंकि अभी मेरा पूरा जो शरीर होता है, वो शरीर अभी मेरा थक गया है, मेरा जो दिमाग है वो अभी मेंटली भी अच्छा नहीं रहा। मैं नहीं झेल सकती इमोशनल जो भी कुछ ड्रामा अभी मेरे साथ हो रहा है, मैं नहीं झेल सकती। लेकिन जो उस किड की माँ होती है वो बहुत मतलब चिक्कट होती है, और वो
केट की एक बात सुनती नहीं है। फिर हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, जैसे फैमिली के एक साथ बैठती है और जो ब्रायन होते हैं, केट की माँ होती है, वो एक साथ केट को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है, जैसे केट की जान बचाने के लिए। और केट तुम्हारी बहन है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि केट भी ज़िंदा होनी चाहिए, रहनी चाहिए? तो इधर में गुस्से में आकर केट, जो एना होती है, वो केट को माँ को बोलते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदा रहे, लेकिन मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। क्या ये सबसे तंग आकर वो चली जाती है। और जो ब्रायन होता है वो एना को लेकर एक होटल में आते हैं। तो ये तो मतलब पूरा शॉक होता है कि इन दोनों बच्चों को हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इन दोनों की पसंद नापसंद, जो कुछ खाने में भी इनको पसंद है, जो कुछ रहने में इनको पसंद है, तो कपड़े पसंद है, तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि ये दोनों बच्चे कैसे मतलब रहते हैं या कैसे इनकी ज़िंदगी चल रही है। तो लेकिन जो ऐना होती है, वो बोलती है कि मैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे मेरी बहन को ज़िंदा देखना है, क्योंकि लेकिन आप ही बताइए, अगर उसके ज़िंदा रखने के चक्कर में अगर क्या मैं ज़िंदा रहूँगी? तो नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर उसको मैं किडनी दे दूँ या उसको मैं बोन मैरो दे दूँ, तो क्या आगे जाकर भविष्य में मैं एक अच्छी माँ या अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर या मेरा करियर कुछ नहीं, मैं भी उसकी तरह मरीजों की तरह खाली बेड पे पड़ी रहूँगी। तो मुझे लगता है कि जो जीना मरना होता है, वो भगवान के हाथ में होते हैं, वो हमारे इंसानों के हाथ में नहीं होता। ऐसा मतलब अच्छा दिखाए, इमोशनल जो भी ड्रामा दिखाए दिखाए जो, तो वो आगे देखकर हमें ये दिखाया जाता है। केट बोलती है अपने ब्रायन को कि देखो पापा, मुझे भी ऐना की बातें अच्छी लग रही है और मैं समझ सकती हूँ कि उसको कैसे लगते हैं। इस सब में जो केट की माँ होती है, वो ऐना को और उसको केट को कंफर्टेबल रहने के लिए वो खुद भी अपना जो पूरे बाल होते हैं, वो बाल निकालती है। इधर जेकब होते हैं, वो जेकब भी जो लॉयर होते हैं, वो उस सब उसको साथ जाकर वो भी बोलते हैं कि हाँ, मैं कोर्ट में गवाही दूँगा और मुझे पता है कि ऐना के साथ बचपन से क्या-क्या हो रहा है। तो इन लोगों का केस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों का, कि लेकिन जो किड की माँ बोलती है कि वकील को जाकर धमकाती है कि तुम्हें पता नहीं है, अगर बच्चा 15 साल के नीचे है तो उसका केस लीगल नहीं माना सकता। तो वकील बोलते हैं हाँ, मुझे पता है, लेकिन इन बच्चों के खातिर मुझे तो करना पड़ेगा। हमें केस की सुनवाई देखे दे दे दिखाए जाते हैं, लेकिन वकील बोलता है कि मैं दोनों पक्षों का बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, मुझे सुनना तो पड़ेगा, मेरा काम है। तो वकील बोलते हैं कि वो ऐना से मैं पर्सनली मिलती है और ऐना के नसीब से वो उसके बात समझ सकती है, और वो बोलती है कि मेरी छोटी बच्ची थी, उसकी भी बच्चे की डेथ हो गई है दोस्तों। तो वो बोलती है मेरी छोटी बच्ची थी, तो लेकिन वो भी अभी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि छोटी बच्चा अगर नहीं हो तो कैसा लगता है। लेकिन ये असल में वो भी ये भी समझते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए किसी की जान लेना ये भी बहुत गलत बात है। लेकिन जो केट की माँ होती है, वो बहुत मतलब वो भी खुद पेशे से वकील होती है, लेकिन वो किसी की एक भी सुनती नहीं है, उसको खाली केट की जान बचाने को रहता है। इधर डॉक्टर बोलता है कि अभी बहुत देर हो चुकी है, अगर केट किडनी के लिए राज़ी हो भी जाए, तो फिर भी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अभी केट का जो बॉडी होती है, केट का जो शरीर होता है, वो अभी उस स्टेज पे रहा ही नहीं, वो अभी थर्ड स्टेज अभी क्रॉस कर चुका है। अभी जो शरीर में जो उतना जान ही नहीं बचा कि हम इंजेक्शन लगा लें या गोलियों का असर ही नहीं हो रहा, और किडनी लगा भी दी, तो भी कुछ हो भी नहीं सकता, और आपका केस चालू है, तो लीगली हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इधर हम ये दिखाया जाता है कि जैसे केट एक लड़की को डेट करती है और उसको भी कैंसर होता है, लेकिन ये दोनों अच्छे मतलब घुल-मिल जाते हैं। अचानक से केट के बाल गिरने लगते हैं, क्योंकि उसको भी डेविड की तरह जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसको भी कीमोथेरेपी देने लगते हैं। तो लेकिन इसकी जो माँ होती है, वो केट के लिए बाज़ार जाती है, विग लाती है और उसको बहुत तैयारी करती है, उसका अच्छा मेकअप करती है और या अच्छा फ़ोटो भी खिंचवाती है।
तो बहुत अच्छे मोमेंट दिखाए जाते हैं, लेकिन अगली सुबह केट को पता चलता है कि डेविड नहीं रहा, वो कैंसर से उसकी भी मौत हो चुकी है। तो ये बहुत रोती है और ये भी बोलती है कि मुझे भी नहीं रहना इस दुनिया में जहाँ पे मेरा कुछ अभी कुछ रहा ही नहीं, और जो कुछ भी अभी मेरे साथ हो रहा है, अभी मैं थक गई हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं है, ये तो मतलब कोई सज़ा है, जैसे अभी जन्म से लेकर ख़त्म ही नहीं हो रही है, और मुझे अभी ये सज़ा और काटनी नहीं है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इधर केट बहुत रोती है, बहुत रोती है। किड की जो माँ होती है वो, लेकिन वो फिर भी समझती नहीं है। वो बोलती नहीं, तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा मेरे लिए। तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि हम दोनों तुम्हारे लिए कितने ट्राई कर रहे हैं, कितना प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन वो बोलती है हाँ, मुझे पता है और ये मैं इसकी कद्र करती हूँ, और अगर आप जैसे जो माँ-बाप होते हैं वो नसीब वालों को मिलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? अभी मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा। मैं ना कुछ खा सकती हूँ, ना कुछ पी सकती हूँ, कहीं ना कहीं जा सकती हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसे प्लीज़ ले जाइए, क्योंकि घर पे ले जाइए, क्योंकि अभी इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रखा। आप इसको अपने घर पर ले जाइए, इसके साथ समय बिताइए। तो ये जो उसका ब्रेन होता है, तो वो तो मतलब केट को लेकर घर आ जाता है, क्योंकि तो फिर उसकी जो किड की माँ होती है, वो तो वो पूरा भड़कती है कि तुम इसको यहाँ पे क्यों आई है, इतनी बीमार है। तो वो बोलते हैं देखो, डॉक्टर ने कहा है कि ये ऐसा सब भी हुआ है, किड के लिए किड के लिए अभी हॉस्पिटल ठीक नहीं है, हम उसको घर पर ही लाना पड़ेगा। तो किड भी थोड़ा आकर घर पर आकर उसको अच्छा लगता है। इधर जो ऐना होती है वो किड को मतलब कॉल करते और बोलते कि देखो, अभी मैं और नाटक नहीं कर सकती, क्योंकि अभी ये बहुत हो चुका है। तो केडू बोलती है देखो, तुम थोड़ी देर नाटक करो, थोड़े 2 दिन खाली, और बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो हमें पता चलता है कोर्ट में कि और जेकब बोलता है कि देखो एना, अभी तुम पूरा सच सबको बताओ। तो एना बोलती है कि ये सब केट ने ही करवाए है, मुझे मेरी ज़िंदगी का कुछ पड़ी ही नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बहन ज़िंदा रहे, और उससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पूरा प्लान है, जो केस लगाने का प्लान है, कुछ भी है, वो पूरा केट का ही है, क्योंकि उसको अभी इस दुनिया में नहीं रहना, और उसने ये बात अपने माँ-बाप को, मम्मी-पापा को कितनी बार बताई है, लेकिन वो दोनों उसकी बात सुनते ही नहीं है। तो इसी वजह से इन दो केट ने मुझे ये बताया कि तुम, मेरी मम्मी तो मेरे पापा की बात नहीं सुनती, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो मेरी बात सुनो। तो ये खुद प्लान बनाते हैं कि तुम जाओ वकील के पास और अपने पेरेंट्स पे ऊपर केस कर दो, क्योंकि तुम्हें भी ज़िंदा रहने का हक है, और मेरी तहे दिल से बहुत ख्वाहिश है कि अभी मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे साथ कभी ना हो। अभी मैं तो कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकी, लेकिन तुम तो जी सको। तो और ये सब सुनते ही वो जो कुछ भी एक डॉग होता है, वो मतलब वो अचानक से भौंकने लगता है, और हम आगे देखा जाता है कि जो वकील होता है, तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो दोस्तों, तो तब सब समझ में आता है कि ये एक्चुअली वकील कोई सस्ता वकील नहीं था, ये बहुत हाई प्रोफाइल वकील था। लेकिन जो कुछ भी सच्चाई ऐना ने उसको बताई, तो वो उससे बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए ऐना की जो फ़ीस होती है वो मतलब उसने कुछ लिया ही नहीं, उसने जो दिया वो लिया। तो क्योंकि उसका मानना ये था कि अगर मैं समझ सकता हूँ कि मेरा जैसे मिर्गी आने के बाद मेरा शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वैसा ही मैं समझ सकता हूँ कि जैसे अगर किसी का शरीर पे खुद का कंट्रोल नहीं होता, बॉडी पे हक नहीं होता, तो कैसा लगता है। तो सब बहुत इमोशनल सब ड्रामा दिखाया जाता है कि, और जो केट की जो माँ होती है वो भी समझ जाती है कि हाँ, चलो अभी जो कुछ भी होगा भगवान के हाथ में है, हम ज़्यादा दखल-अंदाज़ी नहीं देंगे, नेचर को ज़्यादा जैसा है वैसा ही रहने देंगे, क्योंकि आखिर में नेचर से कोई जीत नहीं सकता, भगवान से कोई जीत नहीं सकता, डेस्टिनी से कोई जीत नहीं सकता। जो भी कुछ भी होता है वो डेस्टिनी में होता है, वही होता है। और हमें ये दिखाया जाता है जैसे केट सबको छोड़कर चली जाती है, तो फिर जो वकील होते हैं, जो ऐना को बोलते हैं, अगर तुम्हें फ्यूचर में अगर किसी भी बात का अगर ज़रूरत अगर मेरी पड़ी तो मुझे प्लीज़ बता देना,
और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो वो बोलती है हाँ ठीक है, और हमें ये दिखाया जाता है जैसे जो उसकी माँ होती है वो धीरे-धीरे गम भूलती है, जैसे पूरा परिवार धीरे-धीरे गम भूलता है केट के मृत्यु का। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है जैसे केट का जो जन्मदिन होता है, उस समय ये सब दोनों सब साथ में रहते हैं। और अच्छी मूवी थी दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।